हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको गुलाम लॉ पढ़ाया था पूरा। उसका इम्पोर्टेंस बताया था, लिमिटेशन बताई थी। गुलाम लॉ क्या होता है, उसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा बताया था। अगर वो आपने अच्छी तरह नहीं है तो दोबारा उस वीडियो को देखो और उसे समझो, क्योंकि बिना समझे किसी चीज़ को लिखना वो अच्छा नहीं होता है, वो कुछ भी समझ नहीं आता। तो आज के लेक्चर में हम जो पिछला लेक्चर में हमने समझाया था उसके नोट्स लिख पाएंगे। तो चलो, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, हेडिंग डाल दो आप। सबसे पहला हेडिंग डाल लो, गुलाम का नियम। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, गुलाम का नियम। गुलाम का नियम यानी आप लिखेंगे लॉ ऑफ गुलाम्स। और इसका एक और नाम है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम। हेडिंग डाल लो। इसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये हमारा आज का पहला हेडिंग। इसके बारे में लिखो जरा। सन 1785 में, कितना, 1785 ईस्वी। सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक गुलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे गुलाम का नियम कहते हैं। गुलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल F ऐसा लिखना है, कैपिटल F इसका, F का मान नंबर एक लिखो, नई लाइन में नंबर 1, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक चित्र सा बना लो आप पहले, ऐसे। एक चार्ज ये Q1, ये Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R। ये चित्र बना लो। अगर ये दोनों लाइक चार्ज हैं, यानी दोनों प्लस प्लस हैं, तो मान लो दोनों प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स। ठीक, लिख लिया, ये चित्र बना लिया। उसके बाद लिखो इसके जस्ट नीचे चित्र के, F
अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ये फर्स्ट रूल हो गया। नंबर 2 लिखो नई लाइन से। नंबर 2 लिखो, इस बल का मान इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इनवर्सली 1/r²। लाइन के बीच में लिखो, नई लाइन। ये दूसरा लॉ। नंबर 3 लिखो, आवेशों के बीच लगने वाला यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। नंबर 4 इस बल का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में ये बिंदु आवेश रखे हैं। ठीक है, ये 4 थे। अब पहले और दूसरे नियम को जब हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो, नई लाइन से लिखो। नई लाइन से पहले और दूसरे नियम को मिलाने पर तो ये ऐसा होगा। लाइन के बीच में लिखो, लाइन में लिखा, लाइन के बीच में लिखो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², या F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखो, जहाँ K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, यानी स्थिर वैद्युत बल नियतांक है। इसका मान यहाँ लिखो, नहीं लाइन में, इसका मान इसी लाइन माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। देख लिया। अब देखो, इसकी वैल्यू तो हम क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, नई लाइन से लिखो, परंतु K बराबर 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। तब F की वैल्यू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब बनेगा F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बॉक्स में कर लो। दूसरे कलर से लिखना है, ये न्यूटन, इतना फोर्स आ गया। नई लाइन से लिखो, जहां ε0, नई लाइन से लिखो, जहां
एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, ये एप्सिलॉन नॉट, ये जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। हेडिंग डालो छोटा सा ऐसे, एफ व आर के बीच ग्राफ। क्या ग्राफ होता है? ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा आर, ये 0। तो ग्राफ कैसे बन का आएगा भाई? ये बना लो। बनाने के बाद नई लाइन से लिखो, नई लाइन से, नई लाइन से लिखो। इसके बाद लिखो यहाँ नई लाइन से, इस तरफ कर दे रहा मैं। ग्राफ से स्पष्ट है आर बढ़ने पर एफ का मान कम हो जाता है। यदि आर का मान 2 गुना हो तो एफ का मान 1/4 हो जाता है। यदि आर आधा हो जाए तो एफ का मान 4 गुना हो जाता है। ये समझाया था मैंने तुम्हें करके, वो बताया था नहीं, उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब हेडिंग डाल लो, एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा। तो उसे लिखो मेरे साथ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? F बराबर 9 गुना 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, एक चित्र सा बना लो, वही ये Q1, ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R। ठीक है, और ये F एक दूसरे को रेपल करेंगे, ये या तो ये प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ठीक है, तो यदि, यानी को यदि F बराबर 9 गुना 10⁹ न्यूटन, R बराबर 1 मीटर, तब तथा Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यानी इन दोनों को हमने Q मान लिया, तब ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तब 9 गुना 10⁹ बराबर 9 गुना 10⁹ Q² अपॉन 1। तो Q² बराबर 1 और Q बराबर ±1 कूलाम। ठीक है, ±1 कूलाम, ये आ गया हमारा। तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये Q1 Q2 मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण, या तो आप इनको 1 1 दो, प्लस या माइनस माइनस। तब क्या होगा? तब इसकी परिभाषा लिखेंगे। तब यहाँ लाइन से लिखो, नई लाइन से। तब जब, लिखो जब 1 मीटर की दूरी पर दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश
रखे होते हैं तो वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इस स्थिति में आवेश 1 कूलाम कहलाता है। दोबारा सुन लो। जब दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इस स्थिति में आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। देखो बच्चों, अगर मेरे डेफिनेशन बोलने कोई शब्द छूट जाता है तो आपको ये अंडरस्टैंड रखना है कि इसमें 2 बिंदु आवेश यानी 2 बिंदु शब्द आना चाहिए, दोनों सजातीय होंगे, समान परिमाण के होंगे यानी मैग्नीट्यूड, यानी अगर ये 1 कूलाम ये भी 1 होना चाहिए, ये 2 कूलाम ये भी 2 कूलाम होना चाहिए, यानी ये समान परिमाण के होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिया Q1 Q2 Q, दोनों Q मान दिए, समान परिमाण होने चाहिए, दोनों सजातीय होने चाहिए, ये प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, दोनों कितनी दूरी पर होने चाहिए, 1 मीटर की दूरी पर होने चाहिए, और दोनों फिर प्रतिकर्षित करेंगे तो उसको रेपल फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन। तो उस स्थिति में जो आवेश होगा उसको हम 1 कूलाम कहेंगे। कितना कहेंगे, 1 कूलाम, यानी उस स्थिति में जो आवेश की मात्रा होगी वो 1 कूलाम। हम 1 कूलाम की डेफिनेशन दे रहे। Q1 Q2 को जो है समान परिमाण के होने चाहिए, यानी इनकी वैल्यू समान होनी चाहिए। तो अगर इस डेफिनेशन में कोई शब्द छूट जाता है तो ये अंडरस्टैंडिंग करके अपने आप याद रखना है आपको। वैसे मैंने सही लिखा दी है, फिर ठीक है, हेडिंग डाल लो, कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, इसमें लिखो, कूलाम का नियम बड़ी दूरियों से लेकर सूक्ष्म दूरी, ब्रैकेट में लिखो 10⁻−15 मीटर तक के लिए सत्य है। पहला, यानी बड़ी से बड़ी दूरी या छोटी से छोटी। दूसरा, इस नियम द्वारा 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल के संबंध के बारे में पता चलता है। नंबर 3, इस नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले बल
के बारे में भी पता चलता है। जिस कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम की सीमाएं। नंबर 1, कूलाम का नियम स्थिर सूक्ष्म बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। यह नियम सतत आवेश का मतलब कंटिन्यूअस चार्ज के लिए लागू नहीं होता। नंबर दो, यदि एक स्थिर आवेश है तथा दूसरा गतिमान है, तब भी यह नियम लागू होता है। परंतु यदि दोनों आवेश गतिमान हैं, तब यह नियम लागू नहीं होता। नंबर 3, कूलाम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल नियम नहीं है, क्योंकि यह माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? सार्वत्रिक का मतलब, इसका मतलब यह है कि ये हर जगह एक जैसा नहीं होता है। इसका जो वैल्यू है बदलती रहती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग। बताया था ना मैंने कि हवा में कुछ और, वैक्यूम में कुछ और है, और किसी मीडियम में जैसे ग्लिसरीन में वहाँ पर कुछ और है, और कुछ ये और कोई भी रुई है उसके अंदर रखो वहाँ पर कुछ और है। यानी मीडियम के जो मीडियम होता है उसके जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं, अगर 2 चार्ज ये रखे हैं, यहाँ पर कुछ और मीडियम है, मान लो यहाँ पर ग्लिसरीन है, सोच लो, तो ग्लिसरीन के अपने पार्टिकल है, वो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स के बीच में अपना उस पर प्रभाव दिखाएंगे नहीं, और रुकावट पैदा करेंगे, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी। रुई रख दो, वहाँ पे उसके जो पार्टिकल होंगे वो अलग प्रभाव डालेंगे, और अगर कुछ भी ना हुआ, वैक्यूम हुआ, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी। यानी ये यूनिवर्सल नहीं है कि सब जगह है एक जैसा, इसकी वैल्यू बदलती रहे ये मीडियम पे। ठीक है, तो ये इसके नोट्स हुए। कैसी लगे ये कमेंट ज़रूर करना है, लाइक कर दो, तुम्हें इतने बार कहा है लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। ठीक है, इतना सा करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही भाई हैं? ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और बहुत ही अच्छी क्लास में, तब तक के लिए बाय।